अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता हुमी व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मर्ज़ पे बात करने जा रहे हैं वो लिवर से रिलेट करता है। आज हम बात करेंगे यरकान पर या जॉइंटिस पर। अगर हम मुख्तसरन इस मर्ज़ को डिफ़ाइन करना चाहें तो अमूमन इस मर्ज़ में आँखों और जिल्द पर पीलापन आ जाता है। स्टूल का कलर वाइट होता है बट यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क येलोइश हो जाता है। अमूमन देखा गया है कि वाइट कपड़ों पर जर्द रंग के निशानात पड़ जाया करते हैं इस मर्ज़ में। मरीज़ का डाइजेस्टिव सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है और कभी कभी लिवर के मुकाम पर दर्द भी महसूस होता है। अगर बात की जाए वजूहात की कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जॉइंटिस हो सकता है, तो जॉइंटिस कई तरह की अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। ये जिगर की सोजिश, पित्ते की नाली में रुकावट, आंतों के मर्ज़ और बाज़ औक़ात फ़ीवर की वजह से भी हो जाया करता है। और आम हालात में हम ये बिल्कुल भी तय नहीं कर सकते कि तकलीफ़ की असल वजूहात क्या हैं। अलबत्ता गुस्सा, गम, खौफ या बाज़ औक़ात दुख, चिड़चिड़ी किस्म की आदतें, इसके अलावा अगर ख़ास किस्म की ग़िज़ाएँ जैसे कि तेज़ कॉफ़ी, खटाई, कच्चे फलों का ज़्यादा इस्तेमाल और बैलेंस नहीं रहना डाइट में, अनबैलेंस डाइट का इस्तेमाल जिसकी वजह से निज़ाम हाज़मा में गड़बड़ पैदा हो जाती है। और कभी कभार ये मर्ज़ कैफ़ीन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो जाया करता है। जॉइंटिस के बरकरार रहने की मुद्दत का इन्हिसार मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हो सकता है, जिसमें मरीज़ की जिस्मानी साख्त और तरीक़ा इलाज भी शामिल है। अमूमन मर्ज़ चंद रोज़ तक बरकरार रहता है, या तो एक हफ़्ता भी चल सकता है या उससे ज़ायद अरसे भी रह सकता है। अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो फिर इसके क्रॉनिक होने में बहुत ज़्यादा असर होता है और इसके इलाज में काफ़ी साल भी लग जाया करते हैं। अगर हम सिम्टम्स पे आएँ तो अक्सर इस मर्ज़ की वजह या उसके साथ रहने वाली अलामात जो होती हैं वो ज़्यादा थकावट, जज्बात का दब जाना, थोड़ी सर्दी या कपकपी से बुखार हो जाना, जिस्म का एकदम से तमतमा जाना, भूख ख़त्म हो जाती है, चक्कर आते हैं, कब्ज़ हो जाता है, पेट फूल जाता है, खट्टे डकार अमूमन आ जाया करते हैं, कभी कभी मतली और क़े भी पाई जाती है। सीने और पेट पर बोझ का एहसास रहता है और बेहद बेचैनी महसूस करता है मरीज़। और अगर दर्द की बात की जाए तो जिगर के मुकाम पर अमूमन दर्द का एहसास रहता है। जिल्द के रंग बदलने से पहले अक्सर औक़ात ख़ारिश हो जाया करती है, जिससे झुंझलाहट का एहसास बढ़ जाता है मरीज़ में। पीलापन आँखों से शुरू होता है और कनपट्टी, भौहें, चेहरे, फिर गर्दन, सीने और सारे जिस्म पर फैल जाता है। बाज़ जगहों पर जर्दी का ये जो कलर है काफ़ी गहरा होता है और कहीं कहीं सब्ज़ी माइल भी इख्तियार कर जाती है ये रंगत। कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहता है और बाज़ औक़ात स्टूल कम आता है और जब भी आता है तो वो जर्द या ब्लैक कलर का भी हो जाया करता है। इसकी अगर हम एक्यूट हालत में देखें तो बुखार बहुत हल्का होता है, लेकिन अगर क्रॉनिक और बिगड़ी हुई हालत में जॉइंटिस हो तो अक्सर बुखार तेज़ होता है, जिसमें साथ बेतुकी सी नींद भी शामिल होती है, जिससे मरीज़ को जगाना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी बच्चों के जॉइंटिस का। ये मर्ज़ अक्सर बच्चों को लाहक होता है और उसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि आँख का जो वाइट पोर्शन होता है वो ज़र्द पड़ जाता है और शुरू में पेशाब ज़र्द आता है, फिर ज़र्दी आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फैल जाती है, जैसे कि मैंने एडल्ट्स में बताया। आंतें उनकी काम नहीं कर रही होती हैं सही तरह से, इसलिए बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन भी हो जाया करते हैं। बच्चों में जॉइंटिस की रीज़न अमूमन जेनेटिक्स भी हो सकती हैं और ये पैदाइश के फ़ौरन बाद का जॉइंटिस भी हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंट में बच्चों में ये क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें फिर बाज़ औक़ात ब्लड का भी रिप्लेसमेंट किया जाता है।
لیکن اگر ہومیوپیتھی کے طریقہ علاج پہ بات کی جائے تو بچوں کے یرقان میں کیمومیلا بہت اچھی دوا ثابت ہوئی ہے۔ 1 یا 2 گھونٹ پانی میں اس میں کیمومیلا کے ڈراپس ڈال کر اور بچے کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دینے سے کافی افاقہ ہو جایا کرتا ہے۔ اگر بچہ انتہائی چڑچڑا ہو اور اس کے ساتھ اسے اسٹول کا یعنی کہ کانسٹیپیشن کا پرابلم بھی ہو تو نکس وامیکا بھی اس ضمن میں اچھا کام انجام دیتی ہے۔ اب اگر ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں بڑوں کی، تو بہت سے حالات میں مرکیورس بہت بہترین دوا ہے، لیکن اس صورتحال میں کہ اس سے پہلے کوئی اور دوا استعمال نہ کی ہو مریض نے۔ اس کے علاوہ میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی نکس وامیکا کیا کہ بہت بہترین ریمیڈی ہے نکس وامیکا جائنڈس کے علاج کے لیے۔ نکس وامیکا وہاں مفید ثابت ہوتی ہے جہاں مرض سستی یا بیٹھے رہنے کی علامات بھی پائی جا رہی ہوں مرض میں، یا پھر اس میں کانسٹیپیشن بہت زیادہ پایا جاتا ہو، یا پھر ایک دم سے وہ ڈائریا کی کیفیت میں چینج ہو جایا کرتا ہو، یعنی عدل بدل کے ہونے والے کانسٹیپیشن یا ڈائریا کی علامات میں نکس وامیکا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض بہت زیادہ چڑچڑا ہو اور بالکل ہی کسی بھی صورتحال میں وہ ایک دم سے اپنا ریئیکشن دے دیتا ہو تو سلفر اور لیکسس بہترین کام کرتی ہیں جائنڈس کی اس علامات میں۔ ایسے مریضوں میں جو کہ بہت حساس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کیفین یا کونین کی وجہ سے انہیں جائنڈس ہوا ہو تو مرک سال، بیلاڈونا یا پھر کیلکیریا اور نکس بہت اچھا کام دیتی ہیں اور بہت اچھے رزلٹ ہمیں ملتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ڈائریا ہو یا کوئی ایسی ادویات استعمال کی گئی ہوں جس کی وجہ سے ڈائریا میں مبتلا ہو گیا ہو مریض تو کیمومیلا یا مرک سال بہترین رزلٹ دے گی۔ تو دوستوں یہ تھی کچھ وہ ادویات جو کہ جائنڈس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں علاج کے سلسلے میں، لیکن یہاں کچھ احتیاطی تدابیر ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ذاتی حفظان صحت کا ضرور خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا ماحول کا صاف ستھرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو نرم اور زود ہضم غذا کا استعمال کرانا چاہیے، چکنائی سے مکمل پرہیز کرایا جائے، ترش تلی ہوئی چیزیں اور تیز مرچ مسالہ جات کے جو غذائیں ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ضرر نسا شامل ہو سکتا ہے، لیکن گھر کی بنی ہوئی اور خاص طور پر جو موسم کی سبزیاں ہیں ان کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ کائنڈلی اپنے فیملی اینڈ فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کر دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔